नमस्कार दोस्तों, अंबेडकर नामा के 17वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे अंबेडकर की नज़र में मीडिया। बहरहाल आज एक और दुखद खबर है। सिने जगत के हमारे एक चहेते और कलाकार ऋषि कपूर साहब की मृत्यु हो गई है। आप सबकी ओर से और मैं अपनी तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। बहरहाल आज हम बात करेंगे कि अंबेडकर मीडिया को कैसे अपनी नज़र से देखते थे। अगर अंबेडकर साहब के पत्रकारी लेखन को देखें तो वो वॉल्यूम 19 और 20 में है, जो कि मूल रूप से मराठी में है और जिसका इंग्लिश और हिंदी अनुवाद अभी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ सेकेंडरी राइटिंग्स ज़रूर अवेलेबल है। अगर आप अंबेडकर और मीडिया के रिश्ते को देखेंगे तो ये अपने आप में कई शोध का विषय है, क्योंकि जब उनके आंदोलन चलते थे तो सिर्फ देश में नहीं, इंग्लैंड में, अमेरिका में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, कई देशों में उनकी रिपोर्टिंग होती थी खबरों की। इसलिए ये गहन शोध का विषय है। लेकिन ओवरऑल उनके नज़र में मीडिया का कैसा कैरेक्टर था, वो कैसे देखते थे मीडिया को, और आज के संदर्भ में क्या उनकी बातें प्रासंगिक है, ये जानने के लिए कुछ ज़रूरी था कि कुछ उनके विचार आपके सामने मैं साझा करूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अंबेडकर एक कॉस्मोपॉलिटन, एक बहुआयामी प्रतिभा के विद्वान थे और कई संस्थाओं के निर्माता थे, जिसमें से एक अखबार भी है। उन्होंने कई अखबार निकाला था। आज तो मीडिया का दायरा बहुत व्यापक है। टेलीविज़न है, प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, तमाम सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम इंस्टाग्राम मंच हैं। लेकिन अंबेडकर साहब के ज़माने में मूल रूप से जो मीडिया था वो था अखबार, प्रिंट और रेडियो। यही दो मुख्य मीडिया था और अखबार ज़्यादा पावरफुल मीडिया था, इसके अलावा कुछ और नहीं था। अगर आप देखें तो आज की स्थिति से तुलना करें तो मीडिया या तमाम संस्थानों पे, उस घरानों पे शुरू से ही सवर्णों का एक पारंपरिक वर्चस्व रहा है। इसलिए यह अकारण नहीं है कि अंबेडकर साहब को अपनी बात, अपने मुद्दे उठाने के लिए लोक भाषाओं में कई पत्र पत्रिकाओं को निकालना पड़ा। जैसे आप सब नाम जानते होंगे, मराठी साप्ताहिक मूक नायक जो 1920 में प्रकाशित हुई थी, फिर बहिष्कृत भारत वो मराठी में 1924, फिर समता छपी, फिर हम शासक कौम बनेंगे, प्रबुद्ध भारत 1956 में छपी। तो खुद को अखबार निकालना पड़ा और उन्होंने न केवल मीडिया की शुरुआत की बल्कि उसका संपादन किया, सलाहकार के तौर पे काम किया, उसमें लेख लिखे और मालिक की तरह, एकदम चौकीदार की तरह उनकी रखवाली भी की। अंबेडकर साहब के जो सामाजिक राजनीतिक आंदोलन है उस पर इसका व्यापक, वाइस वर्सा, दोनों का व्यापक असर पड़ा। अछूतों के हक हकूक़ के लिए संघर्ष को शार्पन करने के लिए, तेज करने के लिए अमूमन अंबेडकर को खुद ही अकेले ही लड़ना पड़ा। उस समय जो प्रतिद्वंदी पार्टी थी उस समय मुख्य रूप से कांग्रेस ही थी, और कांग्रेस को जिस तरह से सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक आधार प्राप्त था, जितना सॉलिड बैकग्राउंड था, अंबेडकर साहब के पास वैसा कुछ भी नहीं था। उनके जो लोग थे वो सदियों से सताए हुए थे, सदियों से उनका शोषण हुआ था और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तमाम तरीके से पिछड़े हुए लोग थे। तो ऐसी स्थिति में उनको आंदोलन भी करना था और आंदोलन को वैचारिक धार देने के लिए पत्र पत्रिकाओं को भी निकालना पड़ा था। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने काम किया है अंबेडकर साहब के पत्रकारी लेखन पे, उनका नाम है गंगाधर पंतवाने। गंगाधर पंतवाने साहब ने लिखा है इनके बारे में कि मूक नायक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पहली पत्रिका थी 1920 में छपी थी। जब यह पत्रिका छपी थी उस समय बाल गंगाधर तिलक, आप नाम जानते होंगे, वो केसरी नाम का पत्रिका निकालते थे। अंबेडकर साहब की ओर से एक प्रस्ताव गया उनके पास कि आप विज्ञापन, पूरा विज्ञापन शुल्क लीजिए और हमारे अखबार का विज्ञापन उसमें निकाल दीजिए, लेकिन तिलक साहब ने निकालने से इनकार कर दिया। ये स्थिति थी। ये कैरेक्टर को दर्शाता है, क्योंकि वो पैसा लेकर भी अखबार आपका विज्ञापन
नहीं करते हैं, क्योंकि इसका एक जातीय वर्गीय चरित्र होता है। बहरहाल मूक नायक के जो फाउंडर एडिटर थे, संस्थापक संपादक, वो थे पीएन भाटकर। तो पीएन भाटकर भी महार जाति के थे और उन्होंने कॉलेज तक की शिक्षा प्राप्त की थी। तो मूक नायक के जो पहले 13 संपादकीय लेख हैं वो डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं लिखा, खुद लिखा, और उसमें जो पहला लेख है बहुत ही मारक है, जिसमें उन्होंने व्याख्या की थी कि हिंदू जो धर्म है, जो समाज है, वैसी बहुमंजिला इमारत है जिसमें कोई दरवाजे खिड़कियां नहीं है, जिस खाने में जो पैदा होता है वही उसी खाने में उसको मर जाना होता है। तो पहला सैद्धांतिक, अखबारी दुनिया में पहला सैद्धांतिक ये प्रहार था। आपको मैं बता दूं कि 1916 में उनका पहला लेख छपा था बॉम्बे क्रॉनिकल में, जो जिसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। बहरहाल मीडिया को, चरित्र को समझने के लिए अंबेडकर कैसे मीडिया को देखते थे, इस संदर्भ में आपको मैं लिए चलता हूं 18 जनवरी 1943 को पूना के गोखले मेमोरियल हॉल में महादेव रानाडे के 101वीं जयंती पर जो उनका व्याख्यान है, उस व्याख्यान की ओर आपको लिए चलता हूं। उस व्याख्यान का शीर्षक था गांधी, रानाडे, गांधी और जिन्ना। इस शीर्षक से उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मेरी निंदा कांग्रेसी समाचार पत्रों द्वारा की जाती है। मैं कांग्रेसी समाचार पत्रों को भली भांति जानता हूं। मैं उनकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देता। उन्होंने कभी मेरे तर्कों का खंडन नहीं किया। वे तो मेरे हर कार्य की आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं और निंदा करना जानते हैं। वे तो मेरी हर बात की गलत सूचना देते हैं, उसे गलत तरीके से पेश करते हैं और उसका गलत अर्थ लगाते हैं। मेरे किसी भी कार्य से कांग्रेसी पत्र प्रसन्न नहीं होते। यदि मैं कहूं कि मेरे प्रति कांग्रेसी पत्रों का यह व्यवहार अछूतों के प्रति हिंदुओं की घृणा भाव की अभिव्यक्ति है तो अनुचित नहीं होगा। उनका यह द्वेष मेरे प्रति व्यक्तिगत हो गया है। यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेसी पत्रों को तब भी कष्ट होता है जब मैं उस जिन्ना की आलोचना करता हूं जो विगत कई वर्षों से कांग्रेस की आलोचना का विषय और लक्ष्य रहा है। कि कांग्रेस यदि जिन्ना की आलोचना करे तो ठीक, लेकिन अंबेडकर आलोचना करें तो गलत। तो कांग्रेसी आगे उन्होंने लिखा कि कांग्रेसी पत्र गालियों की बौछार मुझ पर करते हैं। वे कितनी भी तीखी या गंदी क्यों न हो, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। किसी भी मिशनरी आदमी को, साथी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जब नोबडी, एक कहावत है अंग्रेजी में, नोबडी किक्स अ डेड हॉर्स, कि मरे हुए घोड़े को कोई लात नहीं मारता, लात उसी को मारता है जो दौड़ता होता है। तो इसलिए जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आलोचना पहले अपने घर से ही शुरू होती है, अपने समाज से शुरू होती है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस देश की वंचित जमात सदियों से गुलाम है। आगे लिखते हैं, वो छपी हुई है पूरा ये भाषण उनका। मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं, मैं मूर्ति भंजक हूं। मेरा आग्रह है, यदि मैं श्री गांधी और श्री जिन्ना की से घृणा करता हूं तो उसका कारण यह है कि मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूं, कि मैं भारत से अधिक प्रेम करता हूं। यह एक राष्ट्रवादी की सच्ची निष्ठा है। मुझे आशा है कि मेरे देशवासी किसी न किसी दिन यह सीख लेंगे कि देश व्यक्ति से कहीं महान होता है। श्री गांधी या जिन्ना की पूजा और भारत की सेवा में आकाश पाताल का अंतर है और वे परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं। अगर देखिए आज के संदर्भ में इसको समझा जाए, ये रेफरेंस मैं बता रहा हूँ, हिंदी खंड 1 आप देख सकते हैं, पेज नंबर 250-51, और अंग्रेजी खंड 1 पेज नंबर 207-209, ये इंग्लिश एडिशन है, इसको आप देख सकते हैं। बहरहाल अगर इसकी समीक्षा आज के संदर्भ में की जाए तो आज जिस तरीके से संचार के विभिन्न साधन व्यक्ति पूजा और जय जयकारा करने में लगे हुए हैं और बात बात में राष्ट्रद्रोही और देशभक्त का सर्टिफिकेट बांटते रहते हैं, और यही नहीं
कई बार लगता है कि वो सरकार और राजनीतिक दल के प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में तो आज भी अंबेडकर के विचार प्रासंगिक ही लगते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आज अंबेडकर होते तो इस समय तो उनके निशाने पर ज़रूर ये सारे तमाम मीडिया घराने होते, और जो सरकारी पार्टी सरकार हुकूमत चला रही है वो उनके निशाने पे ज़रूर होते, कई इस तरह के संगठन होते। एक और उन्होंने दिलचस्प लेख लिखा, वो लेख का नाम है विदेशियों से आग्रह। इस लेख में डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यों के जीवन में और उनके आंदोलन में प्रेस की भूमिका और उसकी सीमाओं को रेखांकित किया। उन्होंने लिखा कि भारत के बाहर के लोग विश्वास करते हैं कि कांग्रेस ही एकमात्र संस्था है जो भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ तक कि अस्पृश्यों का भी प्रतिनिधित्व कांग्रेस ही करती है। इसका कारण यह है कि अस्पृश्यों के पास अपना कोई साधन नहीं है जिससे वे कांग्रेस के मुकाबले में अपना दावा जता सके। अस्पृश्यों की इस कमजोरी के और भी कई अन्य कारण हैं। अस्पृश्यों के पास अपना प्रेस नहीं है, कांग्रेस का प्रेस उनके लिए बंद है, उसने अस्पृश्यों को रत्ती भर भी जगह न देने की कसम खा रखी है, अस्पृश्य अपना प्रेस नहीं स्थापित कर सकते। यह स्पष्ट है कि कोई भी समाचार पत्र बिना विज्ञापन राशि से के नहीं चल सकता, और पैसा केवल व्यावसायिक विज्ञापनों से आता है। चाहे छोटे व्यवसायी हों या बड़े व्यवसायी हों, वे सभी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और गैर कांग्रेसी संस्था का पक्ष नहीं ले सकते। आज भी देख लीजिए, जो सरकारी अनुदान लेते हैं अखबार वाले या टेलीविज़न वाले, वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे, खिलाफ तो छोड़ दीजिए, सरकार के कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो उस समय भी यही हालात थे और आज भी यही हालात है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के विचार आज भी प्रासंगिक होते हैं। आगे वो लिखते हैं कि भारत की समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के स्टाफ संपूर्ण रूप से मद्रासी ब्राह्मणों से भरा पड़ा है। वास्तव में भारत का संपूर्ण प्रेस ही उन्हीं के मुट्ठी में है और वे कांग्रेसियों के पिट्ठू हैं। आज किसके पिट्ठू होते? आज किसके पिट्ठू हैं? ये अखबार वाले, टेलीविजन वाले। ये किसी से छुपी बात नहीं है। वो पूर्णतः कांग्रेस के पिट्ठू हैं जो कांग्रेस के विरुद्ध किसी समाचार को नहीं छाप सकता। यही कारण है कि प्रेस अस्पृश्यों की पहुंच के बाहर है, परंतु किसी हद तक स्वयं अस्पृश्य में प्रचार करने की प्रवृत्ति का न होना भी एक कारण है। प्रचार की प्रवृत्ति का न होने का कारण, एक कारण देशभक्ति भी है। ये कहीं ऐसी कोई बात न हो जाए जिससे देश की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाए। ये देख सकते हैं आप, हिंदी वॉल्यूम 16 पेज नंबर 210, इंग्लिश वॉल्यूम 9 पेज नंबर 200। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे लोग अपने बारे में कहने में भी लगता है मैं कहीं मार्केटिंग करनी चाहिए। हम अपनी बारे में अपनी बात नहीं करेंगे, जो दलित बहुजन है उनकी बात नहीं करेंगे, उनको प्रमोट नहीं करेंगे। तो ये जो सवर्ण जो मीडिया है, चाहे सवर्ण जो संस्थाएं हैं, वो रतनलाल के वीडियो को थोड़ी शेयर करेगी, मेरी बात को, मेरे लेख को थोड़ी छापेगी, मुझे टीवी में जगह थोड़ी देगी। तो ये बात दलित बहुजनों को समझना चाहिए कि आप एक दूसरे को नहीं प्रमोट करेंगे। और ये टेंडेंसी, ये खास तौर से दलित बहुजन बैकवर्ड्स में ये टेंडेंसी है कि जो आगे बढ़ रहा होता है उसी का टांग पकड़ के पहले खींच लो। इसीलिए वो व्यक्तिगत रूप से भी गुलामी में फंसा हुआ है और सामुदायिक रूप से है भी। तो यदि राजनीतिक दल, पूंजीपति और सत्ता के बीच के जो संबंध डॉक्टर अंबेडकर के समय थे वही आज भी हैं। एक किताब हमने ट्रांसलेट किया है अरुंधति रॉय की, द डॉक्टर इन द सेंट, उसका हिंदी अनुवाद एक था, डॉक्टर एक संत है। उसमें कभी मौका मिले तो पलट कर देखिए कि मीडिया पे जो CSDH ने सर्वे किया था और जो आंकड़ा है हालिया, खास तौर से उत्तर भारत, दक्षिण भारत में पिछड़ी जाती है कुछ लोग हैं इसमें, लेकिन उत्तर भारत में जो मीडिया का हालात है उसकी चर्चा उसमें बाकायदा है।
1946 में डॉक्टर अंबेडकर श्रम मेंबर थे, लेबर मेंबर थे गवर्नर काउंसिल में। उस समय कलकत्ता के प्रेस के कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। देखिए, जो आदमी आंदोलन से आता है, जो आदमी दर्द झेलता है, उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात होती है। तो विस्तार से देखने के लिए तो वॉल्यूम का नंबर बता दूंगा कि आखिर उन्होंने काम के घंटे कैसे ख़त्म किए, उनकी बहुत सारी शिकायतें कैसे दूर की। क्योंकि खुद अंबेडकर साहब जो है वो श्रम संगठन से जुड़े हुए थे, आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो श्रमिकों की जो दशा है, उनके हालात उनके जहन में थे, तो उन्होंने श्रमिकों की बहुत सारी मांगे मानी। अगर उनको देखना है कि उन्होंने आखिर क्या कहा था, तो हिंदी का देखिए वॉल्यूम 18 पेज 331, और इंग्लिश का देखिए वॉल्यूम 10 पेज 365। ये कलकत्ता के एसोसिएटेड प्रेस के हड़ताल के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने श्रम मंत्री रहते हुए उसका क्या समाधान किया था, ये देखना चाहिए। चलिए, बहरहाल एक दो और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, स्टोरी थोड़ा लंबा हो रहा है। कि 1945 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अपना साप्ताहिक मुखपत्र निकाला। उसका नाम था पीपल्स हेराल्ड। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यों की आकांक्षाओं, उनके उचित मांगों, उनकी शिकायतों को स्वर देने के साथ साथ भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा था, जिस समस्याओं का सामना कर रहा था, उन्हें स्वर देना था। तो इस पत्र के इनॉग्रल स्पीच में, उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथि के तौर पे डॉक्टर अंबेडकर गए थे, और एज ए उद्घाटनकर्ता होने के नाते जो बातें उन्होंने कही, मैं सोच रहा हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपसे साझा कर लूँ। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक सिस्टम, अच्छी सरकार के लिए समाचार पत्र मूल आधार है। ये बात नोट करिए और समीक्षा कीजिए आजकल टेलीविजन अखबार क्या कर रहा है। कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अच्छी सरकार के लिए समाचार पत्र मूल आधार है। इसलिए भारत के अनुसूचित जाति के दर्द और दुर्दशा, जिसे हम खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक 8 करोड़ अस्पृश्यों को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित न कर लें। यदि विभिन्न विधानसभाओं के विधायकों के व्यवहार की रिपोर्टिंग करते हुए समाचार पत्र यह लिखें कि ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है, ये समाचार पत्र अगर लिखें कि क्यों है, क्यों नहीं है, प्रश्न अगर पूछे, तो निश्चित रूप से विधायकों के व्यवहार में तब्दीली आ सकती है और हमारे लोगों की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा खत्म हो सकता है। इसलिए मैं इस समाचार पत्र को एक ऐसे साधन के रूप में देख रहा हूं जो वैसे लोगों का भी शुद्धिकरण कर सकता है जो गलती से अपने राजनीतिक जीवन में रास्ता भटक गए हैं। ये देखने के लिए प्रोसीडिंग आप देखिए इंग्लिश के 17 नंबर वॉल्यूम पार्ट 3 पेज नंबर 348-49। आगे वो लिखते हैं, इसी भाषण में कहते हैं कि 1937 के विधानसभा चुनाव में मराठी समाचार पत्र की भूमिका का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि समाचार पत्र न केवल मतदाताओं को प्रशिक्षित करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि जिसे उन्होंने अपने मत से चुना है वे उनके साथ खड़े हों, वो अपना कर्तव्य ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो किसी से दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहे हैं। तो ये बात है, आप नेताओं से सवाल पूछिए कि अगर जीत के जाते हैं तो आपके वोट से बने हुए प्रतिनिधि है। पीपल्स हेराल्ड को उन्हें सफलता की शुभकामना देते हुए उन्होंने कहा कि अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैं 16 वर्षों तक बॉम्बे में एक साप्ताहिक का संपादन किया है और इस पत्र ने जो व्यापक प्रभाव उत्पन्न किया उसका प्रभाव बॉम्बे के विधानसभा चुनाव में दिखा।